यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो बीपीएससी के लिए महामैराथन अभी हाल ही में 71 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है। तो इनके लिए हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे। बिहार से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ बिहार से देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बिहार के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो महामैराथन हम जितने भी 2-3 क्लास में हुआ तो वो कवर करवा देंगे। देखते हैं जितना देर तक आज हो आज हम क्लास करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम लिए आज हम देखें स्टार्ट करते हैं। देखिए समान परिचय बिहार के बारे में, ठीक है। देखिए बिहार जो है, बिहार शब्द जो है लिया गया है, कहाँ से लिया गया है बिहार शब्द। देखिए बिहार शब्द की बात करते हैं तो ये जो है मठ, बौद्ध मठ जो है ना, भारत में पूर्वी भाग में स्थित है और पूरी तरह से भूमिबद्ध राज्य है, ठीक है। अर्थ होता है बौद्ध मठ, ठीक है। बिहार यानी कि कुछ बौद्ध मठ जो आए थे यहाँ घूमने के लिए, तो वो इसलिए इसको बिहार शब्द दिया गया, ठीक है। देखिए बिहार की राजधानी की बात कर ले तो पटना है, ठीक है। यह गंगा नदी के तट पे स्थित है, याद रखिए। पूछा जाता है बिहार से कि जो यह जो है ना 9 जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। यह 9 जिलों से घिरा हुआ है, जैसे कि नालंदा, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, ठीक है। बिहार की राजधानी कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो 9 जिलों से, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे बिहार की राजधानी, तो ये कहाँ है? ये बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। यह गंगा नदी के तट पे है और ये 9 जिलों से घिरा हुआ है। कितने जिलों से? 9 जिले। कौन कौन से जिले हैं ये एक बार देख लीजिए, जैसे नालंदा हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय, उसके बाद ऊपर चलिएगा तो समस्तीपुर, वैशाली, ठीक है। उसके बाद सारण और भोजपुर पश्चिम की ओर से सटता हुआ है, ठीक है। देखिए पूछेगा स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912, याद रखिएगा। ये बिहार जो है उड़ीसा प्रांत से, बिहार उड़ीसा प्रांत के रूप में, मतलब बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त रूप से था। ये जो है 22 मार्च, स्थापना कब हुआ है? 22 मार्च 1912 को, ठीक है। याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया। 22 मार्च को बिहार दिवस भी जो पिछली बार पूछा गया था बीपीएससी में 17 में, ठीक है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री जो है अभी कौन से हैं? नीतीश कुमार है, ठीक है। नीतीश कुमार ये जो है 2010 में पहली बार जो है 2010 में भव्य पैमाने पर मनाया गया था। क्या? बिहार दिवस जो है पूछेगा कि जो कब मनाया गया था, ठीक है। तो बिहार दिवस पहली बार जो है 2010 में भव्य पैमाने पर मनाया गया था। पहले भी मनाया जाता है लेकिन 2010 में बड़े तौर पर मनाया गया था। देखिए 113वां राज्य दिवस जो है 113वां राज्य का जो है ना दिवस 22 मार्च से 24 मार्च 2025 तक मनाया गया, ठीक है। 113वां। वही बात कर लें उन्नत बिहार, इसका थीम पूछ लिया जाएगा जो 2025 में बिहार दिवस जो मनाया गया, इसका थीम क्या है? तो उन्नत बिहार, विकसित बिहार, उन्नत बिहार और विकसित बिहार था, ठीक है। देखिए पूछेगा ये प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो बिहार का 1936 में हुआ था, ठीक है, जो उड़ीसा से अलग हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा किससे अलग हुआ था? तो उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ था। अब देखिए द्वितीय विभाजन की बात कर लें तो ये झारखंड से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये भी याद रखिएगा। देखिए अभी ये काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार में कुल क्षेत्रफल में से 45 पॉइंट जो है ना 85% जो है 18 जिले लेकर, ये भी पूछते हैं कितने जिले लेकर झारखंड राज्य बना है, ठीक है। तो देखिए बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ। इसी 15 नवंबर को झारखंड दिवस जो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे मनाया जाता है, 15 नवंबर, याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछेगा कि जो जब झारखंड अलग हुआ तो कितने ज़िले उसमें शामिल थे? तो झारखंड में 18 ज़िले शामिल थे और 45.85% ये भी डाटा याद रखिएगा जो झारखंड को मिला था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि जो अभी बिहार पुलिस में पूछा गया था
कि राजभाषा हिंदी है तो दूसरी कौन सी है, तो उर्दू है, ये अभी पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपको हमेशा देखने को मिलेगा, बिहार में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा की बात कर लें तो देखिए मैथिली, मैथिली आप लोग भी जानते हैं 92 ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था, ठीक है, तो उसमें ये शामिल हुआ था 8वीं यानी कि संविधान की 8वीं भाषा के रूप में मैथिली को जोड़ा गया था, ठीक है। अब आइए उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो पटना यानी बिहार का पूछेगा कि हाई कोर्ट कहाँ है, तो ये पटना में, ठीक है, जगह आप लोग याद रखिएगा कहाँ है, तो पटना में। तो अब देखिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले पूछता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, तो याद रखिएगा 3 फरवरी 2016 को हुई थी, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। देखिए माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है ना आशुतोष कुमार, ये 16 जनवरी 2025 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये जो है कार्यवाहक जो है के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है, जबकि तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, तो विनोद चंद्रन है, ठीक है, याद रखिए ये नाम याद रखिए, विनोद चंद्रन है, जो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। आगे हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रा, जो 2 जनवरी 2025 से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में अभी पद, यानी कि देखिए अब पहले विनोद चंद्रन जो था उसे सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया, और अभी बिहार में आशुतोष कुमार जो है एक कार्यवाहक के रूप में अभी कार्य कर रहा है, ठीक है। अब देखिए नोट नवीनतम अपडेट क्या है, जो भी नया अपडेट है, देखिए भारत में मुख्य न्यायाधीश जो है BR गवैया, हम लोग जानते हैं 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, ये 52वें नंबर के BR गवई हैं, ये भी याद रखिएगा। की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली, किसको, विपुल मनुभाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। तो याद रखिएगा मनु भाई पंचोली को क्या किया है, हाँ इसको नियुक्त करने के लिए सिफारिश की गई थी। देखिए कॉलेजियन ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की, यानी कि देखिए जो भी यहाँ आशुतोष था उसको कहाँ, गुवाहाटी यानी असम के जो है हाई कोर्ट में उसको सिफारिश की है नियुक्त करने की, और मनु भाई पटेल पांचोली को बिहार के लिए। याद रखने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो इसे देखिएगा ध्यान में। देखिए जैसे है कि देखिए पटना उच्च न्यायालय की भवन की आधारशिला कब रखा गया था, तो याद रखिए 1 दिसंबर 1913 को, और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, यानी 13 में आप लोग जानते होंगे, 11 में ये बना था लॉर्ड हार्डिंग जो था, और इसी के द्वारा ये पटना उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट का जो है स्थापना यानी आधारशिला रखा गया था। और फाइनली जो है स्थापना कब हो गया था, तो 1916 में इसका स्थापना हो गया था। वही बात कर लें इसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य अवर न्यायाधीश के साथ अपना कार्य शुरू किया था, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य अवर न्यायाधीश, यानी कि उस टाइम जो था एक मुख्य न्यायाधीश और 6 जो थे अन्य अवर न्यायाधीश थे, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है कि जो पहले देखिए सर एडवर्ड मेनार्ड्स डेट जेम्स चामियर से याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, जब 16 में जो बना था उस टाइम कौन मुख्य न्यायाधीश थे, तो चामियार थे, चामियार से याद रख जाएगा सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेप्स चामियार, ठीक है। देखिए पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए स्वीकृति पद कितनी है, तो 53 है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं वर्तमान में जो है ना 8 जून 2024 तक इसमें 34 न्यायाधीश जो है 34 न्यायाधीश हैं, मतलब कितने हैं, यानी कि 2024 से पहले कितनी थी स्वीकृति जब हुई थी पद की, तो 53 थी। देखिए एक इसमें अभी ये डाटा याद रखिएगा, अभी जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 35 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने हैं, तो 34 हैं, ठीक है, ये डाटा आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए न्यायमूर्ति अरविंद सिंह पांचोली ने 8 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। कौन ली थी, पांचोली जो पटना न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, ये भी याद रखिएगा। आगे है
देखिए उसको कौन शपथ दिलवाया था, तो उस टाइम विश्वनाथ अलंकर थे, राज्यपाल थे, ठीक है। जो राज्यपाल होते हैं वही हाई कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। अब देखिए 2023 में, मई 2023 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया गया था। तो यानी कि जब संयुक्त रूप से था छत्तीसगढ़ और पटना संयुक्त रूप से था, तो 36 में अलग हो गया, ठीक है। देखिए पटना उच्च न्यायालय के 3 नवनियुक्त न्यायाधीशों को हाल ही में पद की शपथ ली है, जिसमें वर्तमान न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़ के कितनी हो गई है, 37 हो गई। ये भी याद रखिएगा, टोटल कितनी हो गई, 34 से 37 हो गई है, ठीक है। अब आया इसमें, देखिए मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा और सौरेंद्र पांडे और सोनी श्रीवास्तव को शपथ दिलवाई। आशुतोष कुमार जो है मुख्य न्यायाधीश, आलोक कुमार सिन्हा, शैलेंद्र पांडे और सोनी श्रीवास्तव को शपथ दिलाया, ये भी याद रखिएगा। अब नोट याद, देखिए पटना उच्च न्यायालय जिसे भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पूछेगा कि पटना उच्च न्यायालय जिसे भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ जी, जिसके लेखक जो है ना विक्रम सेठ की माँ है। ये जो है लीला सेठ कौन है, तो ये विक्रम सेठ लेखक हैं, उनके माँ है लीला सेठ के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, जो पूछेगा कि जो लीला सेठ जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है, ये भारत की पहली महिला है जो पटना उच्च न्यायालय की, ठीक है। श्रीवास्तव की नियुक्ति के बाद अब 2 महिला न्यायाधीश हैं। देखिए यानी कि पहली तो ये थी और दूसरी कौन हो गई, श्रीवास्तव हो गए हैं, ठीक है। श्रीवास्तव महिला दूसरी हो गई हैं। एक और याद रखने योग्य बातें हैं। देखिए पटना उच्च न्यायालय नियुक्ति होने वाली अंतिम महिला की बात कर लें तो न्यायमूर्ति नीतू अग्रवाल थी। कौन थी, नीलू अग्रवाल थी, और जिन्होंने 15 अप्रैल 2015 को शपथ ली थी। आगे है वैज्ञानिक नाम। देखिए बिहार में जो है ना राज्य के प्रतीक जो है ये सबको पता है, लेकिन इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में आप लोग से पूछ लिया जाता है। जैसे अभी है आपको पूछेगा पशु कौन सा है, तो बैल है, ठीक है। ये बैल सबको याद है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है बोस इंडिकस, ठीक है, याद रखिएगा। राजकीय फूल की बात कर लें तो गेंदा, वैज्ञानिक नाम टेगोडस इरेक्टा। वही घरेलू चिड़िया को राज पक्षी का नाम दिया गया, जिसे पासर डोमेस्टिकस कहा जाता है, ठीक है। वही पीपल की बात कर लें तो फिक्कस रिलीजियोसा, फिक्कस रिलीजियोसा। थोड़ा सा आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ये तो आप लोगों का सबसे पढ़ा होगा, ये रिवीजन के तौर पे हो जाएगा, अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला। अब देखिए एरिया की बात पूछा जाता है कि बिहार के टोटल कितने किलोमीटर है, तो देखिए टोटल की बात कर लो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। वहीं बात कर लें 2.86, यानी भारत के कुल परसेंट में से 2.86 क्या है, एरिया बिहार का है। जो अपन एरिया के क्षेत्रफल कौन से नंबर पे है, 12वें नंबर में, भारत में 12वें नंबर क्रम का है। अब देखिए इनके भौगोलिक सीमा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। बीपीएससी लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनेगा, और ये आपको क्रम वाइज भी दे सकता है, जैसे उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, इस तरह से आप याद रखिएगा। देखिए भारत जो है नेपाल के साथ, एक ही देश नेपाल के साथ लगता है, और उसके साथ जो है लंबाई की बात करें 729 किलोमीटर, कितने, तो 729 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए ये जो है सीमा जो है ये ऊपर है, उत्तर की ओर है, तो देखिए आप क्रम से याद कीजिएगा। देखिए जैसे सबसे पश्चिम की ओर चले जाएंगे हम लोग, तो पश्चिम में याद रखिए, पश्चिम से पश्चिम चंपारण, उसके साइड में पूर्वी चंपारण हो गया, ठीक है। उसके साइड में सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया और किशनगंज, इस तरह कितने हैं, तो टोटल 8 राज्य हैं, ठीक है। टोटल 7 राज्य आपको नेपाल से लगता है और 8 राज्य यूपी से, ठीक है, 8 यूपी से और फिर 7 झारखंड से, ठीक है। तो ये आप तीनों याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले नेपाल से 7, यूपी से 8, 7 झारखंड से और 3 पश्चिम बंगाल से,
ठीक है। ये 729 किलोमीटर की बात कर लें तो नेपाल के साथ साझा करता है। और इसमें भी बात कर लें, बिहार जो है 729 किलोमीटर नेपाल से पूछेगा, नेपाल से जो है भारत के जो भी स्टेट लगते हैं, 5 स्टेट लगते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा बिहार जो है 729 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश 560 किलोमीटर, उत्तराखंड जो है 263 किलोमीटर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल 100 किलोमीटर लगता है और सिक्किम 99 किलोमीटर, ठीक है। टोटल 5 राज्य जो है नेपाल से लगते हैं भारत के। अब देखिए बिहार के संदर्भ में हम देखें तो उत्तर प्रदेश कौन सा साइड है, तो पश्चिम साइड ये बिहार के हैं, ठीक है। और इससे टोटल आठ राज्य हैं सटे हुए हैं, ठीक है। तो इस 8 राज्य को आप ऊपर से क्रम भी देख लीजिए, क्योंकि ये SI में पूछा गया था, ऊपर से नीचे क्रम पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर में है पश्चिम चंपारण, फिर गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये टोटल और कितने होंगे, 8 होंगे, यूपी से लग रहे हैं, ठीक है। क्रम आप लोग याद रखिएगा। देखिए सबसे नीचे रोहतास, ये ऐसे सीक्वेंस याद करिएगा, ऊपर में है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम चंपारण। तो उससे नीचे गोपालगंज, सारण, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ठीक है। अब आ जाते हैं झारखंड। झारखंड की बात करें तो झारखंड से 7 जिला जो हैं बिहार के लगते हैं। 7 जिला कौन कौन से हैं देख लीजिए झारखंड से। देखिए 7 जिला की बात कर लें, इसे भी क्रम से आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर याद रखने का कोशिश कीजिएगा। हम अभी जो दिखा रहे हैं ये सॉरी पूरब और पश्चिम, यानी पश्चिम से पूरब की ओर ये है। जैसे रोहतास सबसे पश्चिम में है, वहीं कैमूर हो गया, उसके बाद फिर औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और बांका, ये टोटल 7 हो गए। 7 हो गए जो किससे लगते हैं, तो नीचे झारखंड से। वहीं बात कर लें तो पश्चिम बंगाल से बात कर लें तो आपको 3 जिला देखने को मिलेगा, जैसे किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो देखिए हम बताते हैं आपको, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जैक्ट मिला। जैसे देखिए आप किशनगंज को पकड़िए, तो किशनगंज को जैसे पकड़िएगा तो किशनगंज को आपको पकड़ने पर 2 चीज़ें मिलेंगी। ये एक नेपाल से भी लगता है और एक किससे लगता है, नीचे देखिए पश्चिम बंगाल से। यानी किशनगंज पूछेगा बिहार का कौन सा जिला जो है एक देश और एक राज्य से लगता है, एक तो किशनगंज हो गया। अब आइए पश्चिम चंपारण की बात कर ले तो ये भी आपको नेपाल से लगता है और दूसरा किससे है, तो यूपी से लगता है। तो ये भी 2 हो गया, ठीक है। इस तरह अब एक जिला ये है जो 2 राज्य से लगता है, जैसे रोहतास हो गया किससे, यूपी से और झारखंड से भी लगता है। उस तरह हम बात कर लें तो कटिहार की बात कर लें तो कटिहार आपको झारखंड से भी लगता है और कटिहार आपको झारखंड से भी लगता है। 1 मिनट देख लेते हैं, सॉरी एक स्टेट की बात कर, हम लोग बात कर रहे थे कटिहार। तो देखिए कटिहार सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगता है, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये कोने पे पड़ता है तो कटिहार ये मत सोचिएगा, नीचे आपको झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए मैप पे आप लोग देखिएगा तो इसमें भौगोलिक स्थितियाँ पूछा जाता है कि जो बिहार जो है मैप पे उनका क्या स्थिति है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रहेगा। देखिए अक्षांशीय विस्तार की बात कर लें तो आप 24 डिग्री, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, जो समांतर होते हैं अक्ष के, ठीक है। तो ये समांतर रेखा हो जाती है, तो अक्ष हम देखते हैं ये उत्तरी नॉर्थ साइड, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड, मान लीजिए ये ग्लोब हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए आप यहाँ हमारी स्थिति भारत की कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और यहाँ बिहार के संदर्भ में देखें तो यहाँ से नॉर्थ साइड ही रहेगा, दोनों नॉर्थ साइड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनकी भौगोलिक स्थितियाँ। अक्षांशीय विस्तार की बात कर लें तो आपको देखिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है, से नॉर्थ यानी उत्तर में ही ऊपर, उससे ऊपर जाइएगा तो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ में ही है, ठीक है। वहीं देशांतरीय विस्तार कर लेंगे तो देशांतरीय पूर्व से पश्चिम, यानी कि इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये देशांतरीय विस्तार हम लोग का ईस्ट में ही हो जाता है, ठीक है। ईस्ट में बात कर लेंगे तो 83
देखिए 83 जो है 83 डिग्री, ठीक है, 83 से है 88 डिग्री, याद रखिएगा। ऐसे 83 से 88 लिख देते हैं, लेकिन एक बार ये डाटा देख लीजिए जो आपको याद रहेगा। जैसे देखिए 83 1950 और 88 1740, इस तरह याद रखिएगा। तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, 1950 से याद रहेगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। ये ईस्ट, ये क्या है, ये देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लंबाई पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए ये बिहार जो है, बिहार जो है इसका मैप देखिए, यहाँ अब हम यहाँ से देख लिए कि अक्षांशीय विस्तार हो गया और ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अब देखिए यहाँ पूर्व से पश्चिम और उत्तर से ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, इसकी लंबाई पूछ जाता है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम ज़्यादा लंबा है तो ये 483 है, ठीक है, 483 याद रखिएगा। 3 4 5 डायरेक्ट क्रम में याद रखिएगा। जो ऊपर से नीचे सीढ़ी चल रहे हैं 345 किलोमीटर में है, ठीक है, ये भी किलोमीटर में, दोनों डाटा याद रख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब देखिए ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि समुद्र तल से हाइट कितनी है, तो 173 फीट या 53 मीटर, 53 मीटर में याद रखिएगा, ठीक है, 53 मीटर या 173 फीट। आइए अब देखते हैं बिहार के संदर्भ में कुछ। देखिए इसमें 9 डिवीज़न है और ज़िले की बात कर लें तो 38 ज़िले हैं, ठीक है। और ये पूछता है कि जो सबसे बाद वाला बिहार में कौन सा जिला बना है, तो 38वां जिला की बात कर लें तो अरवल है, ठीक है, अरवल याद रखिएगा, 38वां जिला है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सब पूछा जाता है कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से जिले का है, तो पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे है, उसके बाद गया है और उसके बाद पूर्वी चंपारण, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं क्षेत्रफल में सबसे छोटा। देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो हो गया आपको पश्चिमी चंपारण। अब देखिए वही क्षेत्रफल सबसे छोटा में बात कर ले तो शिवहर का हो जाएगा, ठीक है। अरवल अभी आपने देखा कि कौन सा है, 38वें क्रम का है, ठीक है, 38वें क्रम का अरवल है, डिस्ट्रिक्ट बना है। और शिवहर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। अनुमंडल की बात कर लें तो 109 है, 101 है। कितने अनुमंडल है बिहार में, तो टोटल 101 अनुमंडल है, ठीक है। और वही सामुदायिक विकास खंड जो बात कर लें, प्रखंड की बात कर लें तो 534 है। पंचायतों की बात कर लें तो 8406, जो अभी डाटा ये बढ़ गया है तो आप लोग ये याद रखिएगा, 8406, ठीक है। लोकसभा सीटें ये सारे आप लोगों को याद ही होना चाहिए क्योंकि आप बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सब तो आपको याद ही होना चाहिए, फिर भी हम दिखा देते हैं। देखिए लोकसभा की सीटें की बात कर लें तो 40, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 243 सीटें, ठीक है। देखिए विधानसभा जो है 1937 में अस्तित्व में आया था बिहार का, क्योंकि इसके बाद विधानसभा मतलब उड़ीसा से जब लगा हुआ था तो 36 में लगा हुआ और 1937 में अस्तित्व में आया। देखिए 6 राज्यों में जो है ना विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद जो है 6 राज्यों में, जिसमें से बिहार में भी है। बिहार में सीटों की संख्या करें तो 75। वहीं यूपी में सबसे ज़्यादा है, यूपी में कितना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए विधानसभा और कौन कौन से स्टेट में ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं इसका गठन कब हुआ था, तो देखिए 1912 में जो है ना 43 सदस्यों की क्षमता के साथ बिहार का हुआ था, किया गया था विधान परिषद, ठीक है। 1943 में 12 में जो वाला हुआ था 43 सीटें थे, ठीक है। पूछा जा रहा है परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, तो देखिए याद रखिए बांकीपुर पटना जो है यहाँ हुआ था, 1913 में हुआ था। 12 में अलग हुआ तो आप याद रखिएगा डेट, 20 जनवरी 1913 को हुआ था, ठीक है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिषद में कितने 29 सदस्य शामिल थे, यानी कि परिषद में कितने शामिल थे, तो 29 सदस्य शामिल थे, ठीक है। ये 1935 में है, ठीक है, याद रखिएगा। 1952 में जो है पहले आम चुनाव, ये पूछा जाता है कि पहला आम चुनाव कब हुआ था, ठीक है, तो ये डेट मतलब ये आप याद रखिएगा। इसमें 1952 में आम चुनाव के बाद सदस्यों की संख्या बढ़कर कितना हो गया था, 72 हो गया था। पहले कितना था, 29 ही थे शामिल, जो बाद में बढ़कर 72 हो गया। 1958 में इसे बढ़ाकर फिर कितना कर दिया गया था, 1958 में से बढ़ाकर, देखिए 1958 में से बढ़ाकर 96 कर दिया था। ये भी डाटा याद रखिएगा, 1996 कर दिया गया था। और 96 से घटाकर 75 2000 ईस्वी में किया गया था।
ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए डाटा। अब देखिए ये पूछा जाता है लोकसभा की टोटल सीट बिहार में 40 हैं, जिसमें से देखिए 6 जो है ना सीटें किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होते हैं उसके लिए आरक्षित रहते हैं, ठीक है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें जो बात कर लें विधानसभा में 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट होते हैं। वहीं विधानसभा में इसमें एसटी के लिए 2 सीट, ठीक है ना। विधानसभा में आपको लिए दोनों के लिए एक है अनुसूचित जाति एससी और एसटी, एससी के लिए 38, एसटी के लिए 2। वही बात कर लिए एसटी के लिए, एससी के लिए लोकसभा में 6 ही सीट है, लेकिन एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए विश्व में प्रथम, अब देखिए हमें हिस्ट्री के संदर्भ में आप बिहार के बारे में कुछ देखिए बिहार का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा था, तो बज्जीसन जो था बहुत जब 16 महाजनपद थे उस टाइम ये गणतंत्र था, ये पूछा जाता है गणराज्य था। ये बीपीएससी में पूछा भी गया था, तो याद रखिएगा। अब देखिए दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो कौन सा था, तो मुंगेरा, ठीक है। मुंगेरा दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेरा था। विश्व में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया चंपारण में है, ये भी याद रखिए, विश्व का है ये सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, ठीक है। अब विश्व में गणित जो प्रथम गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट थे, जो बिहार से ही थे। विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा जो बिहार में ही है, ठीक है। अब आइए बिहार के प्रथम देख लेते हैं। बिहार में देखिए प्रथम सीएम की बात कर लें, मुख्यमंत्री कौन था, तो श्री कृष्ण सिंह थे। वहीं बात कर लें महिला तो राबड़ी देवी। वहीं बात कर लें मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे, ये भी याद रखिएगा। पहले दलित वर्ग के मुख्यमंत्री को भोला पासवान शास्त्री। प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात कर लें तो अनुग्रह नारायण सिंह था। वहीं बात कर लें प्रथम मुख्य स्वतंत्र मुख्यमंत्री की बात कर लें तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है। वहीं आज़ादी के समय राज्यपाल कौन थे, आज़ादी के समय जो है भारत के राज्यपाल तो दौलत राम, और ये पहले याद रखिएगा आज़ादी के बाद पहले दौलत राम थे। वही बात कर लें मुस्लिम राज्यपाल की तो जाकिर हुसैन थे, ठीक है। मुस्लिम राज्यपाल की बात कर लें तो जाकिर हुसैन, ये बिहार के संदर्भ में प्रथम व्यक्ति हो गए। अब देखिए बिहार के प्रथम पद धारक, देखिए जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय गवर्नर जनरल जो था एपी सिन्हा 1921 में थे। जब ब्रिटिश का शासन था उस समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो एपी सिन्हा थे, याद रखिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर लें तो आपको 2 चीज़ें यहाँ से अब पूछा जाएगा, ठीक है। एक देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो था 1946 में वह अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष संविधान सभा के, ठीक है। वही बात कर ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये निर्वाचित हुए थे और प्रथम अस्थायी रूप से बनाए गए थे। वहीं राष्ट्रपति की बात कर ले, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये बिहार के ही थे, ये बिहार के ये सभी हैं जो पद धारण किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार के थे और राजेंद्र प्रसाद भी, ठीक है। वही बात कर ले भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट भी बिहार से ही ताल्लुका रखते हैं, पटना से। अब आइए महिला की बात कर लें, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष मीरा कुमार 2004 में, जो बिहार से ही अपना बिहार के ही हैं। वही बात कर लें भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के जगजीवन राम जो हैं ये भी बिहार के ही थे, ठीक है। अब आइए बिहार की पहली फिल्में की बात कर लें तो भोजपुरी फिल्म कभी पर पूछा गया, पहली भोजपुरी कौन सा है, तो गंगा मैया तोरे पीढ़ी चढ़े वो। वहीं मैथिली फिल्म की बात कर लें तो कन्यादान, याद रखिएगा। हिंदी फिल्म की बात करें तो कल हमारा है, ठीक है। बिहार में पहली फिल्में ये हैं, ठीक है। बिहार के पहले समाचार की पत्र की बात कर लें तो पहला हिंदी समाचार पत्र 17 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा था, तो सर्वहितैषी है। वहीं साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र की बात कर लें तो बिहार बंधु। और सर्च लाइट क्या है, सर्च लाइट पहला दैनिक समाचार पत्र है, जो दैनिक है समाचार पत्र है सर्च लाइट। वही पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है, तो द बिहार हेराल्ड। देखिए पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र की तो सर्वहितैषी पूछा गया है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। बिहार बंधु क्या है, साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है, पहला बिहार का। अंग्रेजी की बात कर लें तो सर्च लाइट करना है अंग्रेज को, ठीक है, और सर्च लाइट करके भगाना, तो इस तरह याद रखिएगा। वहीं
पहला अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र की बात कर लें तब बिहार हेराल्ड था। ठीक है, अब देखिए वो जब यहाँ देखिए टीवी रिले सेंटर जो है, सबसे पहला टीवी जो है जो बिहार में कहाँ स्थापना हुआ, तो मुजफ्फरपुर 1978 में। ठीक है, अब प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है। ठीक है, ये कौन से 5वीं शताब्दी में इसमें स्थापना हुआ था। ठीक है, अब देखिए प्रथम आधुनिक विश्वविद्यालय कौन सा है, तो पटना विश्वविद्यालय। और काफ़ी बार पूछा गया है, तो 17 में 1916 में क्या हुआ था, हाई कोर्ट। और 17 में पटना विश्वविद्यालय। और पटना कॉलेज का भी पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था। वो 1800 ईस्वी में 50 के आसपास हुआ था। आप लोग एग्जैक्ट बताइएगा, हमें याद है लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए 1850 के प्लस है। ठीक है, आगे आइए, पहला मुक्त विश्वविद्यालय की बात कर लें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है। ठीक है, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है, बिहार के कौन से ऐसे मतलब राइटर थे, जो कवि थे, जो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये देखिए रामधारी सिंह दिनकर है, जो उर्वशी इनकी रचना है, उनके लिए मिला गया था। और ये बिहार पुलिस में काफ़ी बार ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 1972 में इसको मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा कब मिला था, तो 1972 में। देखिए सबसे पहले अशोक चक्र प्राप्त करता कौन थे, रणधीर वर्मा थे बिहार के। ठीक है, तेल रिफाइनरी की बात कर लें तो ये बरौनी में है, जो बेगूसराय जिला में पूछ लिया जाता है कि जो बेगूसराय कौन से ज़िले में स्थित है, तो बेगूसराय में है। ठीक है, अब देखिए बिहार में सबसे पहले चीनी मिल कहाँ, सारण जिले में 1904 में मरोड़ा में खुला था। ठीक है, और सिंचाई परियोजना की बात कर लें तो पहली सोन परियोजना है, सिंचाई परियोजना पहली सिंचाई परियोजना, और व्यापक गंडक है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अब आइए यूनेस्को में देखिए बिहार से 2 चीज़ें शामिल है। ठीक है, और ये दोनों आपको याद रखना है। महाबोधि मंदिर परिसर जो बोध गया में जो लेटेस्ट है 2002 में यहाँ शामिल किया गया था। वहीं नालंदा बिहार जो पुरातात्विक स्थल को 2016 में ही शामिल किया गया था। यूनेस्को में बिहार के 2 शामिल क्षेत्र है, कौन कौन से, हाँ, एक नालंदा खंडर जो है जो 2016 में शामिल हुआ था, और 2002 में महाबोधि मंदिर जो गया का है। अब देखिए जो भारत रत्न बिहार के हैं और जिन्हें भारत रत्न मिला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग जानते हैं, 2 काल तक राष्ट्रपति रहा हूँ और 62 में इनको भारत रत्न मिला। वहीं देखिए जयप्रकाश नारायण की बात कर लें तो 1999 में भारत रत्न। 2000 ईस्वी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था। ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा कब मिला गया है इसका भारत रत्न, 2000 में। और अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मिला था 2024 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए कुछ व्यक्ति हैं उनके वैकल्पिक नाम जो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, आइए देखिए लोकनायक और जेपी जयप्रकाश नारायण, देशबंधु और आज़ाद शत्रु की बात कर लें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देश रत्न कौन है, राजेंद्र प्रसाद या आज़ाद शत्रु कहें। बिहार के श्री कहें तो प्रथम जो सीएम थे मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। वही राष्ट्र कवि बोले तो रामधारी सिंह दिनकर, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी के लिए मिला था। वहीं बाबू जगजीवन राम को बाबूजी का उपाधि दिया गया है। वहीं बैद्यनाथ मिश्र को बाबा या नागार्जुन कहा जाता है, तो याद रखिएगा नागार्जुन काफ़ी बार पूछा गया किसको कहा जाता है, तो बैद्यनाथ मिश्र को। वही बात कर लें बिहार विभूति की बात कर लें तो ये है आपको अनुग्रह नारायण सिंह को। विद्यापति की बात कर लें तो ये मैथिल कोकिला है विद्यापति, बिहार के अच्छे कवि रहे हैं, इसको महाकवि और मैथिल कोकिल भी कहा गया है। कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड है और ये पूछेगा भी। अब ये जननायक इसके उपनाम है। ठीक है, और जननायक के नाम से ये जाने जाते हैं। अब देखिए बिहार का इतिहास, ये तो बिहार की सामान्य जानकारी के बारे में आप लोगों ने देखा। अब बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग देखते हैं तो देखिए बिहार के इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा सा फास्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो मॉडर्न से बनता है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ जो भी हाईलाइटेड चीज़ होगा उसी को हम देखते हुए जाएंगे। ठीक है, देखिए पूछा जाता है कि देखिए पुरातात्विक साक्ष्य, अब बिहार के इतिहास के बात कर लेंगे तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में हम 3 काल, जैसे
एक तो हो गया मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन काल में हम लोग दो चीज़ों पे देखेंगे, एक तो पाषाण काल, उसके बाद पाषाण काल में हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, तो इसका कार्यकाल आप लोग याद कर लीजिएगा तीनों का। देखिए मध्य पाषाण, पाषाण और मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। देखिए 1000 ईस्वी से पूर्व का जो समय था उसको पूरा पाषाण, और 1000 से 40,000 ईसा पूर्व को मध्य पाषाण, और देखिए 40,000 से लगभग 2000 यानी कि 2000 या 1500 ईसा पूर्व यानी कि इस बीच के स्थिति को नव पाषाण कहते हैं। ठीक है, देखिए पूरा पाषाण यानी सबसे पहले की बात कर लें तो उस समय हम देखिए पत्थर के औजार और हाथ की कुल्हाड़ी और विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुआ है। कौन कौन से औजार, हाथ की कुल्हाड़ी, जैसे देखिए नालंदा की जो है, बिहार में नालंदा की जेठियन घाटों में मिला है जेठियन, गया की पेमार घाटी, मुंगेर के भीमा बांध और पैसारा। ये जो है ना कुल्हाड़ी और औजार जो मिले हैं, मुंगेर से मिला है, गया से मिला, बिहार के नालंदा से मिला है। तो ये सब आप याद रखें। जैसे भीमा बांध अभी पूछा जाता है कहाँ है, तो मुंगेर में। यहाँ से आप लोग को ये भी एक स्टैटिक आपको पता चल जाएगा। जैसे भागलपुर के राजपोखर और मालीजोड़ा, वहीं पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर, ये सब चीज़ें से औजार मिले हैं पत्थरों के और हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी के। ठीक है, वहीं आप देखिए मध्य पाषाण में बात कर लेंगे तो जब उस टाइम झारखंड भी बिहार में ही था, तो उस टाइम देखिए संथाल परगना था, वहीं रांची था, हजारीबाग और सिंह भूमि, ये सारे झारखंड से जहाँ से ये औजार वगैरह सब मिले थे। वहीं मुंगेर में मिले हैं पत्थरों के बने हुए उपकरण जो 9000 से 4000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, अब देखिए नव पाषाण की बात कर लें तो चिरान। देखिए चिरान काफ़ी बार पूछा जाता है, चिरान जगह डायरेक्ट पूछेगा तो ये आधुनिक कहाँ है, तो देखिए चिरान सारण में है और चेचर वैशाली में है। यहाँ पत्थर और हड्डी से बने हुए साक्ष्य मिले हैं जो सूक्ष्म उपकरण पाए गए थे। ठीक है, पूछेगा चिरान में क्या मिला है, तो सूक्ष्म उपकरण याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए 5 सांस्कृतिक कार्यक्रम सामने आया है। ठीक है, चिरान से जो मोटे तौर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे देखिए नव पाषाण में प्रारंभिक खाद्य उत्पादन काल कहा जाता है। ताम्र पाषाण जहाँ तांबे का उपयोग करने वाला समाज आया। तो थर्ड में बात कर लें तो उत्तरी काले पॉलिश किए हुए बर्तन मिल गए। और उसके बाद चौथी में ऐतिहासिक काल जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक का है। वहीं परवर्ती ऐतिहासिक काल जो 5वीं अवधि तक। ठीक है, अब देखिए खोज, ये आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं हिस्ट्री से। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए रोहतास जो है ना, रोहतास में बिहार के पहले मेगालिथ स्थल खोज। देखिए रोहतास में जो हुआ था बिहार के सबसे पहले मेगास्थल खोज मिलेगा तो कहाँ हुआ था, तो रोहतास में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम। अब देखिए ताम्र पाषाण, जैसे उसके बाद आ जाता है ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण में भी बहुत सारी चीज़ें खोज हुई हैं। जैसे देखिए चिरान सारण से, मनेर पटना, ओनुम चंपा भागलपुर से, चेचर और कुतुबुल वैशाली से, सोनपुर सारण और तारा हिड ये जो है गया से। इन सब में क्या वो कॉमन है, जो काले बर्तन और तांबे के बने बर्तन पाए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि मिट्टी अलग अलग मिट्टी के टाइम बर्तन मिले हैं, और ताम्र पाषाण है तो तांबे की चीज़ें इन सब जगहों से मिली हैं। वही देखिए स्थापना की बात कर लें तो स्थापत्य कला की बात कर लें तो देखिए आप लोग जानते होंगे कुम्हरार पटना में एक पार्क है जो अभी भी है, और वहाँ एक मौर्यकालीन क्या मिला है, अवशेष मिला है। ठीक है, जहाँ 80 स्तंभों वाले एक हॉल, पूछा जाता है कितने स्तंभ वाले हॉल मिले हैं, तो याद रखिएगा 80 याद रखिएगा। ये खंडर शामिल थे स्तंभों वाले। ठीक है, देखिए इसकी पूछ ले कि इसका खुदाई किसने किया था, तो देखिए इसका खुदाई तो है स्नूपर, अल्टेकर और मिस्र ने की थी। देखिए इसकी खुदाई का नाम याद रखिएगा, स्नूपर, अल्टेकर और मिस्र, 3 लोगों ने मिलकर किए थे। ठीक है, अशोक के पॉलिश किए हुए स्तंभों की खोज कहाँ से हुई थी, ये देख लीजिए। जो पॉलिश किए हुए खोज हुए थे अशोक के जो थे स्तंभ, तो देखिए वैशाली में मिला है, एक लोरिया अरेराज में है, लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, ये सब पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र हैं जहाँ से ये मिला है।
चिरांत की बात कर लें तो चिरांत कुषाण काल में स्मरणीय इमारतों के अवशेष पाए गए हैं चिरांत से। ठीक है, अब देखिए नालंदा नालंदा नाल गया, नालंदा, नवादा और पाल सेन स्कूल ऑफ आर्ट का कला फुला है। ठीक है, यहाँ आइए आगे है पत्थर के शिलालेख। पत्थर के शिलालेख की बात कर लें तो अशोक के समय में काफ़ी विकसित हुआ था, जिसे गुहा शिलालेख भी कहते हैं। जैसे पुराने गुहा शिलालेख अशोक के समय का है, ठीक है, जो भी हैं। अब देखिए ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो ये देखिए लोरिया आर्यराज, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा, ये सब जगहों से मिला है। और ये ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। ये पूछा जाता है कौन सी लिपि में था, तो ब्राह्मी और प्राकृतिक में है। देखिए सम्राट अशोक के काल का है ये सभी के, कहाँ किसके काल के हैं, अशोक के काल के हैं। देखिए नागार्जुन की पहाड़ियाँ पूछा जाता है। नागार्जुन की पहाड़ियाँ और मौर्य राजा दशरथ के शिलालेख उस काल के अजीबों के संरक्षण के बारे में बताता है। नागार्जुन की पहाड़ियाँ पूछाएगा किसके लिए फेमस है, तो ये जो है अजीबों के संरक्षण के लिए था। ठीक है, पहाड़ियाँ। अब आइए ताम्रपाषाण शिलालेख के बारे में देखते हैं। ताम्रपाषाण शिलालेख की बात कर लें तो ये देखिए नालंदा गया और ताम्रपाषाण शिलालेख वैशाली और नालंदा में पाए गए मोहरों के गुप्त काल की है। ठीक है, बौद्ध गया में शिलालेख जो है श्रीकांता भिक्षु भाई महामना द्वितीय से जुड़े हुए हैं। तांबे के प्लेटों पर लिखे भूमि चार्टर हमें बिहार में पाषाण शासन काल में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिस्थितियों से सूचित करता है। नालंदा में पाए गए तांबे के प्लेट में शिलालेख में राजा धर्मपाल के हैं, यानी कि जो नालंदा में जो पाए गए थे तांबे की प्लेट के शिलालेख जो राजा धर्मपाल के हैं। नालंदा और मुंगेर में ताम्रपत्र राजा देवपाल के हैं और नालंदा मुंगेर में देवपाल के। वही भागलपुर की बात कर लें तो नारायण पाल के थे। वही भानगढ़ ताम्रपत्र विग्रह पाल का था। तो ये राजा से रिलेटेड से जो भी चीज़ें मिली हैं। आगे आइए देखिए सिक्के की बात कर लें तो कुछ सिक्के भी बिहार से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पटना और गोलकपुर और पूर्णिया में चांदी के बने हुए पंख मार्ग वाले सिक्के मिले हुए हैं। बक्सर और चिरांद में कुषाण काल के सिक्के मिले हुए हैं और वही हाजीपुर में गुप्त काल के सिक्के मिले हुए हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत की बात कर लें। अब देखिए वैदिक साहित्य हो जाएगा, उसके बाद पुराण, काव्य, बौद्ध, इन सब चीज़ों से हम देखेंगे। उसके बाद जैन धर्म में और जो धार्मिक चीज़ें होंगी उनकी ओर करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं आज ये साहित्यिक स्रोत, उसके बाद आगे कंटिन्यू अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखिए साहित्यिक स्रोत में बात करें वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य और बौद्ध, चैत्य, धार्मिक विदेशी साहित्य शामिल है। ठीक है, इसमें वैदिक साहित्य पे सबसे पहले बात कर लें तो ऋग्वेद में देखिए सबसे पूछा जाएगा ऋग्वेद में जो है ना बिहार को, और काफ़ी ये पूछा गया बिहार बीपीएससी का क्वेश्चन है कि जो ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा जाता था, कीकट कहा जाता था। याद रखें, क्षेत्र को कीकट कहा जाता है और लोग वत्य कहा जाता था। यहाँ के लोग जो थे लोगों को वत्य कहा जाता था बिहार में। कीकट ऋग्वेद में ही इसका जिक्र है। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा जाता था। वही बात कर लें बिहार जो है सबसे प्राचीन संदर्भ अथर्ववेद और पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है। यानी कि सबसे प्राचीन संदर्भ जो है किस में मिलेगा, तो अथर्ववेद और पंचविंश में। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, देखिए अथर्ववेद में मगध लोगों के साथ साथ अंग, गांधार और मंजूवत का उल्लेख है। ठीक है, आर्यों ने उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में भारत में पूर्वी भाग की ओर बढ़ना शुरू किया था, यानी पूर्वी ओर आना शुरू किया था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण की बात कर लें तो उत्तर बिहार में आर्यों के आगमन के और प्रसार का उल्लेख है। यानी बिहार उत्तर यानी कि ऊपर इस साइड में बिहार की ओर जो है आगमन का प्रसार कौन, शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है। अब आइए शतपथ ब्राह्मण के अनुसार बिहार में गंगा के अलावा एक अच्छी तरह से स्थापित आर्य सभ्यता थी, जिसे विदेश साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। पूछेगा विदेश साम्राज्य जो है ये किससे रिलेटेड है, तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो है ना यह एक स्थापित आर्य सभ्यता थी।
उत्तर वैदिक काल के दौरान जनक वंश के छोटे स्वतंत्र क्षेत्रों को स्थापित किया गया, जिनमें जनपद नामक गणराज्यों का गठन किया गया और कुछ जनपद मिलाकर महाजनपद बने, जिसमें से याद रखिएगा 3 बिहार में जनपद हैं। आगे हैं बिहार के संदर्भ में विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण में लिखा क्या है। देखिए विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त और मत्स्य पुराण शुंग, ये सभी कहाँ हैं, ये बिहार से ही रिलेटेड है। ठीक है, बिहार के संदर्भ में मौर्य वंश, गुप्त वंश और शुंग वंश। ठीक है, देखिए बड़ा पुरुट जो है किकिट को अशुभ स्थान और गाया पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान माना था। तो बड़ा पुराण में जो है ना किकट को क्या माना गया, तो ये अशुभ स्थान है। पटना को किकट कहा गया था और ये क्या है, अशुभ स्थान है। वही गया पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान माना गया था उस टाइम। ठीक है, आगे हैं महाकाव्य में। महाकाव्य की बात कर ले तो विदय की बात कर ले तो मिथिला, विदय की बात कर ले तो बिहार में मिथिला क्षेत्र के राजा जनक रामायण से है। विदय मतलब ये रामायण से है और ये विदय किसको कहा गया था, मिथिला क्षेत्र के राजा को। ठीक है, और महाभारत में अंग जो है उसको कर्ण को कहा जाता है, महाभारत से अंग कर्ण को। ठीक है, ये सब रिलेटेड है, याद रखिएगा। बौद्ध साहित्य की अब बात कर लें। देखिए बौद्ध साहित्य के बौद्ध धर्म जो है फले फूले बिहार से ही, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए बौद्ध साहित्य में देखिए अंगुत्तर निकाय, दीन निकाय, विनय पिटक, दिव्यावाहन बिहार के प्राचीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, ये पूछा जाता है कौन से बौद्ध ग्रंथ में जो है 16 महाजनपद का जिक्र है, तो अंगुत्तर निकाय में। उत्तर भारत के राज्यों और गणराज्यों का उल्लेख अधिकांश बौद्ध साहित्य में लिखे गए हैं। जो भी उत्तरी भारत के हैं राज्यों और गणराज्यों का है, तो उसमें से सारा किस में लिखे हैं, तो बौद्ध ग्रंथ में ही लिखे गए हैं। ठीक है, बौद्ध साहित्य में। अब वही बात कर ले हैं, एक चीज़ पूछे हम, जो देखिए 16 महाजनपद में कितने अभी इंडिया में है और कितने दक्षिण में है और कितने आपको इंडिया से बाहर है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, दक्षिण में एक है जो इंडिया में ही है। ठीक है, बाकी अब इंडिया से बाहर कितने हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए विनय पिटक की बात कर लें। तो विनय पिटक की बात कर लें, मगध और वैशाली गणराज्य के राजशाही इतिहास के विवरण देता है। विनय पिटक बोलेगा कि जो बिहार के कौन से किस क्षेत्र का जानकारी देता है, तो वैशाली गणराज्य और वैशाली और मगध के बारे में। ठीक है, अब आइए मगध के पूर्व वंश राजाओं का कालक्रम में देखें तो दीपास वंश और महावंश द्वारा प्रदान किया गया था। मगध के पूर्व मौर्य राजाओं का कालक्रम दीपांश और महावंश द्वारा प्रदान किया गया था। दिव्यावदान की बात कर लें तो शुंग वंश के इतिहास के बारे में, दिव्यावदान जो ग्रंथ है ये शुंग वंश के बारे में बिहार के संदर्भ में ये बताता है। ठीक है, अशोकावदान सम्राट अशोक का एक संग्रहित जीवन इतिहास है। पूछा जाएगा कि अशोकादान क्या है, अशोकावदान क्या है, तो अशोकादान जो है ये जो है अशोक का एक संग्रहित जीवन इतिहास को बताता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में आर्य मंजू श्री मुकल्प में गुप्त के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया है। गुप्त कालों का जो है ना आर्य मंजू श्री मूल कल्प में किया गया है बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ जैन साहित्य के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए जैन साहित्य में थेरावली और भगवती सूत्र में प्राचीन बिहार के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। थेरावली की बात करें तो मेरुतुन द्वारा लिखित हैं। ठीक है, जैन साहित्य थेरावली, या पूछिएगा थेरावली मतलब जैन साहित्य किस में जो है बिहार का इतिहास लिखा गया है, तो थेरावली याद रखिएगा। वहीं भगवती सूत्र में भी प्राचीन इतिहास का प्रमुख स्रोत मिलता है। ठीक है, थेरावली जो है ना कल्पसूत्र का हिस्सा है। कल्पसूत्र जो है जैन साहित्य है उनका हिस्सा है। ठीक है, उनके स्थानों देखिए उन स्थानों का नाम देता है जहाँ महावीर ने अपना समय बिताया था। थेरावली कहाँ है, जो महावीर जो बिहार में जिन जिन स्थानों पर टाइम में अपना समय बिताए थे उस चीज़ों को लिखा गया है। कल्पसूत्र और उत्तर मध्यम सूत्र में पुष्प शुंग के बारे में, कल्पसूत्र उत्तर ध्यान सूत्र में किसका, पुष्प शुंग के बारे में दिया गया है। भगवती सूत्र की बात कर लें तो वैशाली के लिच्छवी के बारे में दिया गया है। कल्पसूत्र और परिशिष्ट पर्वों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया गया है। ठीक है,
ये सब साहित्य हैं जो प्राचीन साहित्य हैं जिसके बारे में बिहार का जिक्र था, ठीक है। वही बात कर लें कुछ गैर साहित्यिक स्रोत, जैसे पाटलिपुत्र मोर के बारे में अर्थशास्त्र विवरण देता है, जो अर्थशास्त्र का विवरण देता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है जो मोर काल के संघर्षों का वर्णन करता है। मालविका मित्र कथा, सरित सागर, गार्गी संहिता, मनुस्मृति, सीयूकी आदि महत्वपूर्ण स्रोत भी उस टाइम के हैं, ठीक है। आगे है विदेशी विवरण। देखिए कुछ विदेशी विवरण जो आए थे उस टाइम बिहार में, उनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसे देखिए मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, पूछा जाता है ये 302 से 288 ईसा पूर्व में भारत के दौरा किए थे, लेकिन भारत में उनकी यात्रा सटीक तारीख को निश्चित नहीं है। मतलब ये जो है एक निश्चित नहीं है, बस माना गया है। तो आप लोग भी ये याद रखिए 302 से 288 ईसा पूर्व, ठीक है। ये इन्होंने इंडिका में पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के विस्तार का वर्णन किया है। इंडिका है इनका, मेगास्थनीज का कौन सा पुस्तक है? इंडिका में पाटलिपुत्रा में मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में वर्णन है। फायन जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। और ये 399 से 412 ईस्वी के दौरान भारत का दौरा किया था और मगध साम्राज्य का वर्णन किया था। हेनसांग जो नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी पुस्तक सीयूकी जो है ये पश्चिम देशों के अभिलेख है में वर्णन किया है कि हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में 5 वर्षों तक रहा था, ठीक है। हेनसांग पूछता है कि कितने सालों तक यहाँ रहा था, तो 5 सालों तक रहा था, ठीक है। वहीं इत सिंह की बात कर लें तो गुप्तेश्वर शासनकाल में 671 से 669 ईसा पूर्व 20 भारत की यात्रा और 11 साल तक नालंदा में रहे थे, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए अब छठी सदी से बिहार में महाजनपद, अब हम लोग कल देखेंगे अगर या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके महाजनपत्र के बारे में। बिहार का जो महाजनपत्र है इसमें हिस्ट्री के 2-3 क्लास में हम ख़त्म करेंगे। इस तरह से सारे अच्छे अच्छे टॉपिक जो है बिहार के पूरे हम ख़त्म करेंगे। और जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप वीडियो देख के और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा, और बताइएगा किनका एग्ज़ाम है और कौन किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये काफ़ी सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, हाँ खासकर बीपीएससी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा। तो मिलते हैं इस तरह मैराथन क्लास में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।